All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the topic of audit and stewardship. हमने बहुत डिटेल में ऑडिटिंग के रोल्स को ऑडिटर को आइडेंटिफाई किया कि कितने किस्म के ऑडिट होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया. So, from the past few classes, we have been studying IAS and audit and stewardship. हमें ये बात पता है कि सर IAS हो या ऑडिट स्टीवर्डशिप, ये दोनों टॉपिक्स, दीज बोथ टॉपिक्स बिलोंग्स टू लिमिटेड कंपनी. ये दोनों टॉपिक जो है वो IAS भी लिमिटेड कंपनी को बिलोंग करते हैं. एंड जो ये हमारे ऑडिट स्टीवर्डशिप है सर, ये भी हमारा लिमिटेड कंपनी को बिलोंग करता है. तो अब हमें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं. आज हम इसका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. दैट वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ IAS's इम्पैक्ट ऑन अ लिमिटेड कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के IAS किस तरीके से लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अफेक्ट करता है. तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. हमारे पास वर्कबुक पे पेज नंबर 93, वर्कबुक पेज नंबर 93 पे ये क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 93 ऑफ योर वर्कबुक. क्वेश्चन नंबर 1. All right, question number 1 on page number 93 of your workbook. I hope that everyone would be on page number 93 or this question. जो भी ये सवाल है GHPLC का, I hope that you guys would be there on this question. Start करते हैं सवाल को. देखते हैं एग्जामिनर ने इस सवाल में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, और क्वेश्चन क्या है, फिर सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है, और उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे. GHPLC prepared draft financial statements for the year ended 30 June 2020. These included the following. सर GHPLC ने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा सबसे पहली चीज मुझे जो इस सवाल में नजर आ गई सर वो है ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का मतलब होता है नॉट फाइनल. अभी ये फाइनल नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी फाइनल नहीं हुई हैं. अभी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ वर्किंग एडजस्टमेंट्स की गुंजाइश है. ड्राफ्ट कर लिया है उन्होंने, फाइनलाइज करना बाकी है, एडजस्टमेंट्स की गुंजाइश है. तो सर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड की गई है. ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. और ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास है रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स देखते जाइएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंस कॉस्ट, ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर. तो अब आप नोट करो, ये बिल्कुल वही लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेट है, बिल्कुल डॉट वही लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेट है जो हमने पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे, नोट कीजिएगा. सर ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ये दोनों हमारे मिलाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट है या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक ही बात है. ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया. प्रॉफिट, जिसे प्रॉफिट कहते हैं, ये देखें जरा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट, ये आ गया प्रॉफिट. फिर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस की, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इज इंटरेस्ट कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट माइनस की, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया, तो ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया. अब आप नोट करो, यहां पे एग्जामिनर कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑल्सो अवेलेबल. एग्जामिनर कह रहा है और इंफॉर्मेशन भी हमें अवेलेबल थी. अब क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो फोकस करते हैं. द ड्राफ्ट
cost of sales value comprised opening inventory of 85,000, purchases of 131,700 and closing inventory of 78,000. Okay, all right. अगर मैं यहां पर आपके सामने एक वर्किंग करूं, कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी 85,000, परचेजेस की वैल्यू थी 131,700 और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू थी 78,000। ये मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन और वैल्यूज लिख दी। अब मैं जरा इसको टोटल करके देख लेता हूं, टैली करके देख लेता हूं। 85,000 प्लस 131,700 माइनस 78,000, 138,700 आ रहा है। चेक दिस आउट। नहीं सॉरी, एक गलती कर दी मैंने। ऑलराइट, एक इधर एरर हुआ है वैल्यू का। दैट इज 131,700 है, तो मैं इसको जरा ठीक करूं। दैट इज नॉट 131,700, दैट इज 131,700। तो अब मैं इसको करेक्ट करता हूं। 85,000 प्लस 131,700 माइनस 78,000। सर 132,4,000, 13,24,000 की वैल्यू आ गई और यही हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो ये चीज तो पता चल गई कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप हमें यहां बता दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकडाउन हमें यहां बता दिया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इतना, परचेज इतना, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी। आगे देखिएगा, कह रहा है इंक्लूडेड इन सेल्स वर गुड्स which had been invoiced to a customer on a sale or return basis at the end of June 2020। अच्छा, इसका एंड हो रहा है 30 जून 2020। तो जून के इसी करंट मंथ के ही एंड में एक कस्टमर को इनवॉइस भेजी गई है। इनवॉइस से आपको ये चीज रीकैप करा दूं। ये चीज ओ लेवल्स में बड़ा स्टूडेंट फोकस कर रहा होता है, एएस और ए2 में आके उसका फोकस इन चीजों से हट जाता है, क्योंकि ओ लेवल्स में इन चीजों की टेस्टिंग भी होती है, लाइक इनवॉइस। अब ओ लेवल्स में आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट का नाम से बकायदा पूरा टॉपिक होता है, जहां आप बकायदा पढ़ते हो सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस, और वहां पर आपका फोकस होता है इनवॉइस के ऊपर। एएस और ए2 में आके ये सिलेबस का पार्ट जरूर होते हैं, लेकिन फोकस हट जाता है, तो अक्सर अटेंशन मिस हो जाती है। इनवॉइस को रीकैप करा दूं, इनवॉइस का मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स तो सेल्स इनवॉइस, क्रेडिट परचेज तो परचेज इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस हम देंगे अपने कस्टमर को, सेल्स इनवॉइस, और परचेज इनवॉइस हम रिसीव करेंगे अपने सप्लायर से। यहां पे कह रहा है कि जीएचपीएलसी ने अपने एक कस्टमर को उधार पे सामान बेचा, उसे इनवॉइस किया है सेल और रिटर्न बेसिस पे। अब सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब यह होता है, सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब यह होता है कि हमने गुड्स भेजे हैं, बेचे नहीं है। अभी हमने गुड्स भेजे हैं, बेचे नहीं है। सर इन दोनों में फर्क क्या है? बेचने में कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, हामी है, हाँ भाई ये गुड्स सही है मैं रख रहा हूं, डन, बेच दिए। भेजे हैं, कस्टमर अभी चेक करेगा, कस्टमर अभी गुड्स चेक करेगा, गुड्स चेक करने के बाद बताएगा के गुड्स एक्सेप्टेड हैं या नहीं। तो गुड्स आर देयर ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। अभी गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पर है। भाई सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब है कि अभी गुड्स उसने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। और आगे देखो क्या कह रहा है, दीज गुड्स हैड एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ $8,000 and a selling price of $20,000. The customer had not yet decided to make a purchase. अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर ये गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट है $8,000। इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने, फोकस कीजिएगा, कॉस्ट। मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट। सर कॉस्ट है $8,000 और
20,000 इसकी सेलिंग प्राइस है। आसान अल्फाजों में इसे कहते हैं NRV। NRV 20,000। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एनी रिपेयर कॉस्ट। इसमें तो कोई रिपेयर तो है ही नहीं, तो यही सेलिंग प्राइस इसकी एनआरवी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 20,000। कस्टमर ने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया कि ये गुड्स मैं रख रहा हूं या नहीं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अलीजे, ईमान, हमजा, हरीम, एहसन, मानूर, मानूर्स, मरियम, अयान, उमर, साद, साइद, शायान। बच्चों मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं? क्या कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं? नॉट यट। नो सर। नो सर। राइट, नॉट यट, नॉट यट, राइट। तो क्या हम इसे सेल्स में रिकॉर्ड करना चाहिए था? क्या जीएचपीएलसी को इसको सेल्स में रिकॉर्ड करना चाहिए था? नहीं सर, जीएचपीएलसी को इसको सेल्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। देखो, गौर से देखना, गौर से देखना। कह रहा है इंक्लूडेड इन सेल्स। इंक्लूडेड इन सेल्स इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? थोड़ी देर में सारी एडजस्टमेंट्स एक साथ करेंगे। तरीका वो बता दूंगा किस तरीके से होगा, क्या एडजस्टमेंट होगी। लेकिन सर एडजस्टमेंट है, सेल्स में से भी हटाना पड़ेगा और इन्वेंट्री में वापस लेकर आना पड़ेगा। इन्वेंट्री में वापस ऐड बैक कराएंगे, क्योंकि गुड्स हमारे पास से चले गए हैं, गुड्स बेचे नहीं है। हमारे पास गुड्स फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन ओनरशिप अभी भी हमारे पास है, क्योंकि कस्टमर ने अभी तक वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं किए। तो वो गुड्स हमारी बुक्स में मौजूद होने चाहिए हमारे पास, और सेल्स में नहीं होना चाहिए। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो आगे देखेंगे। आगे चलते हैं, नंबर 3, थर्ड एडजस्टमेंट। कह रहा है इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री वर गुड्स which had originally cost $27,000 and had a normal selling price of $63,000. These had been damaged and could now only be sold for 18,200 after repairs costing 4,100 had taken place. अब आप नोट करो इस बात को कि इंफॉर्मेशन नंबर 2 में मैंने आपको एनआरवी का फॉर्मूला पहले ही बता दिया। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस रिपेयर कॉस्ट। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस रिपेयर कॉस्ट। थर्ड में हमारे पास ये वैसी टेस्ट हो रहा है। थर्ड में ये वैसी हमारे पास टेस्ट हो रहा है। अब आप नोट करो, कह रहा है इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारे पास कुछ गुड्स हैं जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी $27,000। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कॉस्ट, कॉस्ट $27,000, और जिसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी $63,000। मतलब अगर ये डैमेज नहीं होते तो इसकी एनआरवी होती $63,000। मैं ये मेंशन कर रहा हूं, मैं ये मेंशन कर रहा हूं, एनआरवी इफ नॉट डैमेज। अगर ये डैमेज नहीं होता तो इसकी एनआरवी होती $63,000। IAS 2 ये कहता है, IAS 2 विच कवर्स इन्वेंट्री, विच कवर्स इन्वेंट्री, कहता है कि इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड ऑलवेज एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी में से जो कम है उस पर रिकॉर्ड करो। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ होगा। दैट इज सो ट्रू। ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन अब पता ये चला कि भैया वो तो डैमेज हो गए, वो गुड्स तो डैमेज हो गए, और वो सिर्फ वो बेचे जा सकते हैं $18,200 के, 18,200 के। वो भी उस कंडीशन पे कि जब हमने उस पे रिपेयर्स लगाया हो 4,100। वो भी उस कंडीशन पे कि जब हमने उस पे रिपेयर्स लगाया हो 4,100। तो नोट कीजिएगा,
अब हम इसकी एनआरवी कैलकुलेट करेंगे। एनआरवी का फॉर्मूला आप लोगों के सामने एक दफा फिर से लिख देता हूं, बता देता हूं, जगह नहीं है लिख नहीं रहा, बता रहा हूं। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस which is in this case 18,200 minus estimated repair cost which is 4,100 in this case. So sir 14,100 is the NRV in this question now in this part. अब आप मुझे ये बताओ, एनआरवी है 14,100, एनआरवी है 14,100 और कॉस्ट है 27,000। एनआरवी है 14,100, कॉस्ट है 27,000। इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो बताओ अब कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए या एनआरवी पे रिकॉर्ड होना चाहिए? अब कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, ये इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए या एनआरवी पे? एनआरवी पे, राइट, एनआरवी पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि पहला वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री में अभी 27,000 पे रिकॉर्ड हुआ है, हमें इसको 14,100 तक लेके आना है। कैसे एडजस्ट करेंगे? आगे सारी एडजस्टमेंट एक साथ करूंगा। अब नंबर फोर्थ, फोर्थ एडजस्टमेंट क्या कह रही है? कह रहे इंपोर्ट ड्यूटीज ऑफ 30,000 ऑन गुड्स purchased for resale had been included in distribution cost. A very important part, very important part. अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटीज गुड्स लाते वक्त होती है या गुड्स ले जाते वक्त होती है? व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? इंपोर्ट ड्यूटीज गुड्स बिजनेस में जब आ रहे हैं तब देते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, या जब हम गुड्स बिजनेस से बाहर ले जा रहे होते हैं तब देते हैं इंपोर्ट ड्यूटी? कब देते हैं इंपोर्ट ड्यूटी? व्हेन डू वी पे इंपोर्ट ड्यूटी? व्हेन डू वी पे इंपोर्ट ड्यूटी? कमिंग इनटू द बिजनेस, कमिंग इनटू द बिजनेस। तो एक बात ये बताओ, दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना, ज्यादा नहीं, ये जरा बताओ, क्या ये कैरेज इनवर्ट्स की तरह नहीं है? कैरेज इनवर्ट्स की जगह नहीं है इंपोर्ट ड्यूटी? क्या ये कैरेज इनवर्ट्स की जगह नहीं है? तो इसे तो परचेजेस में ऐड होना चाहिए था, इसे तो परचेजेस में ऐड होना चाहिए था। इसे कहां पे डाल दिया? अरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में डाल दिया। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का तो मतलब है जब गुड्स बिजनेस से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी कॉस्ट, ये तो सामान लाने की कॉस्ट है। एडजस्टमेंट की जरूरत है, एडजस्टमेंट की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होगा और डिस्ट्रीब्यूशन से माइनस होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में ये कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, दिस इज प्योरली कैरेज इनवर्ड्स। ये इंपोर्ट ड्यूटी है, प्योर कैरेज इनवर्ड्स है, परचेजेस में ऐड होगा। अच्छा, आगे कह रहा है ऑफ दीज 3,500 रिलेटेड टू गुड्स इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। कह रहा है जो 30,000 की ड्यूटी पे की है, 30,000 की जो ड्यूटी पे की है उसमें से अभी ऐसे इतने गुड्स पड़े हुए जिस पर हमने 3,500 की ड्यूटी पे की थी। मतलब इंक्लूडेड इन दैट $30,000 इज दिस 3,500 ड्यूटी, इंक्लूडेड इन दैट $30,000। इस $30,000 की ड्यूटी में ये $3,500 की अमाउंट है जो अभी तक हमने वो गुड्स बेचे नहीं है, दे आर देयर विद इन द इन्वेंट्री एज वेल। ये अभी हमारी इन्वेंट्री का पार्ट है। तो इसका मतलब ये वाली इंपोर्ट ड्यूटी हमें इन्वेंट्री में भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि ये अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट नहीं बनी, क्योंकि ये बेचे ही नहीं है हमने, ये गुड्स हमने अभी तक बेचे ही नहीं है। कौन से वाले? जिस पर हमने $3,500 की ड्यूटी दी है, और वो $3,500 टोटल ड्यूटी में इंक्लूडेड है। तो इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सारी एडजस्टमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारी एडजस्टमेंट एक साथ लाइन से करते हुए जाऊंगा। अभी पूरा सवाल का स्ट्रक्चर अपने आंखों के सामने बना लेते हैं एक दफा। फिर एग्जामिनर कह रहा है एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑफ $7,200 had been included in administrative expenses in the draft
इनकम स्टेटमेंट। अब आप देखो जरा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सर एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसको इन्होंने गलती से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में डाल दिया। हाँ, मतलब ये अकाउंटेंट तो आपके जैसा, बल्कि आप लोगों से भी निकम्मा लग रहा है। ये इनका जो भी अकाउंटेंट है, कम से कम आप लोग इससे बेटर पोजीशन में हो, ऐसे ही है ना? हाँ, ये गलतियां नहीं कर रहे होगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को उसने एडमिन एक्सपेंस में डाल दिया, जबकि ये तो प्योर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है हमारी। तो इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एडमिन से हटाना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ले जाना पड़ेगा। आगे नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। कह रहा है द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इन द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब फोकस करना। ऊपर हमें ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट दिया है, ऊपर हमें ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट दिया है, लेकिन पहली लाइन में हमें ऊपर बता दिया था कि उन्होंने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। तो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट के साथ एसओएफपी भी बनाई होगी, एसओसी भी बना हुआ होगा, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी बना हुआ होगा। ऊपर हमें इन्होंने, यहां हमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताया था, लेकिन यहां बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट किए इन्होंने। और अब आप देखो, अब ये आ गया एसओएफपी के ऊपर, अब ये यहां पर आ गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। कह रहा है द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स की जो वैल्यू है एसओएफपी में, कह रहा है वो है 194,000, वॉज $194,000। मतलब अभी एसओएफपी में जो वैल्यू लिखी हुई है वो $194,000 की लिखी हुई है, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स की, विच वॉज शोन आफ्टर डिडक्टिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 6,000। ओके, 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 ओके। इसका मतलब है कि $194,000 जो है वो प्रोविजन 6,000 माइनस करने के बाद दिखा रहे हैं, वो 6,000 का प्रोविजन माइनस करने के बाद 194,000 आ रही है। इसका मतलब 2 लाख की वैल्यू है हमारे पास रिसीवेबल की, 200,000 की वैल्यू रिसीवेबल की, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू है 6,000। 200,000 माइनस 6,000, वैल्यू आ गई 194,000। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आई बच्चों? ये बात समझ आई? एम आई क्लियर ओवर हियर? ये वाली बात क्लियर हुई? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एग्जामिनर कह रहे द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इन ड्राफ्ट एसओएफपी वाज 194,000, 194,000 की वैल्यू थी, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिडक्ट करने के बाद, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 6,000, इसका मतलब रिसीवेबल्स की वैल्यू थी 200,000, रिसीवेबल की वैल्यू थी 200,000, उसमें से 6,000 का प्रोविजन माइनस हुआ है, तो 194,000 की वैल्यू आई है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये वाली बात समझ आ गई होगी सबको? अब हो सकता है कि आपके माइंड में इस वक्त सवाल हो कि सर ये प्रॉब्लम तो नहीं है, हम यही काम करते हैं। बिल्कुल यही करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बताई भी होगी, तभी उसने इधर मेंशन किया है। दिस वाज द प्रोविजन फॉर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओ, ओ, ओहो, ये तो ओपनिंग पीएफडीडी है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो ओपनिंग पीएफडीडी है। अब ओपनिंग पीएफडीडी को हम कंपेयर करते हैं क्लोजिंग पीएफडीडी से। इजंट इट राइट? इजंट इट राइट? हम ओपनिंग प्रोविजन को क्लोजिंग प्रोविजन से कंपेयर करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं, फिर हम डिफरेंस लेते हैं, वो डिफरेंस लेके जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में, वो डिफरेंस लेके जाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट में, और और क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करते हैं, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करते हैं एसओएफपी में। इन्होंने तो ओपनिंग प्रोविजन माइनस कर दिया, तो ये गलती तो कर गए। और कह रहे हैं कि विच नीडेड टू बी अपडेटेड टू 5% ऑफ द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। मतलब कह रहे हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का 5%, क्लोजिंग प्रोविजन का, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का 5% क्लोजिंग डाउटफुल डेट होगा। तो इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसकी एडजस्टमेंट तो आईएस में भी होगी और एसओएफपी में भी होगी। इसकी एडजस्टमेंट तो आईएस में भी होगी, इनकम स्टेटमेंट में भी होगी, और एसओएफपी में भी होगी, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स प्रोविजन ही गलत, प्रोविजन कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ इन्होंने, प्रोविजन ही की वर्किंग ही गलत की हुई है। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा।
फिर कह रहा है अदर इनकम ऑफ 6,300 had been netted off against administrative expenses in the draft income statement. कौन अकाउंटेंट है ये ऐसी गलतियां कर रहा है? कह रहा है एक अदर इनकम है जीएचपीएलसी की, कह रहा है एक अदर इनकम है जीएचपीएलसी की $6,300 की। तो अदर इनकम शो होनी चाहिए बुक्स में। आप देखो यहां शो ही नहीं हो रही। आप जरा गौर से देख के बताएं, क्या ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे कहीं आपको कोई अदर इनकम नजर आ रही है? आप लोग बताएं, क्या आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे कोई अदर इनकम नजर आ रही है? पता है क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अदर इनकम को शो करने के बजाय उसे नेट ऑफ कर दिया एडमिन एक्सपेंस से। मतलब उन्होंने नेट इनकम को भी कम कर दिया, उन्होंने अदर इनकम को भी कम कर दिया, और एडमिन एक्सपेंस को भी कम कर दिया, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये काम आप नहीं कर सकते। अदर इनकम भी दिखानी पड़ेगी और एडमिन एक्सपेंस भी दिखाना पड़ेगा। ये काम थोड़ी कर सकते हैं हम, ये काम हम थोड़ी कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये बात समझ आई? तो इसका मतलब अदर इनकम भी शो करेंगे और एडमिन एक्सपेंसेस को भी वापस ऊपर लेकर आएंगे, राइट ऑफ जो हुआ था उसे सॉर्ट आउट करेंगे दोबारा। ऑलराइट, फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2020 a customer had started legal action। ओए होए 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 यार, ये आ गया ना आईएएस का पार्ट, ये आ गया आईएएस का पार्ट। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, एक कस्टमर ने आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया है अगेंस्ट जीएचपीएलसी। हाँ, कह रहा है एट द ईयर एंड इट वॉज कंसिडर्ड that there was a 75% possibility that GHPLC would lose the case and have to pay $31,000। अच्छा, अब आपसे सवाल है, आप सबसे एक सवाल है। पहले तो ये बताओ ये कौन सा आईएएस है? पहले तो बताएं ये कौन सा आईएएस है, ये कौन सा आईएएस है जो इस बारे में बात करता है? ये कौन सा आईएएस है? अलीजे, दानियाल, ईमान, हमजा, हरीम, एहसन, मानूर, मरियम, अयान, उमर, साद, साइद, शायान। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सर IAS 37, उमर IAS 37, IAS 38 तो इंटेंजिबल्स की बात करता है, इंटेंजिबल्स। IAS 37 कंटिजेंसीज की बात करता है, प्रोविजन की बात करता है। IAS 37 कंटिजेंसीज और प्रोविजंस की बात करता है। अच्छा, अब जरा ये बताओ, अब जरा ये बताओ, केस हारने के कितने चांसेस हैं? केस हारने के कितने चांसेस हैं? सर 75%। 75%, फोकस कीजिएगा, 75%। ये देखें जरा, आपके सामने IAS 37 का वो टेबल, आपके सामने वो टेबल इनिशिएट कर रहा हूं, ये देखें। 75% का मतलब है यहां पर है, ये रहा 51 to 85 के बीच में, 51 to 85। और इसको कहते हैं प्रोबेबल, इसका टर्म है प्रोबेबल। अगर ये करंट एसेट्स होता, मतलब अगर हम केस जीत रहे होते, अगर हम केस जीत रहे होते और 75% चांस होता, तो IAS 37 इसको कहता कि नोट्स में डिस्क्लोज करो, नोट्स में, नोट्स में डिस्क्लोज कर दो। लेकिन क्योंकि केस तो हम हार रहे हैं, तो IAS 37 कहता है कि इसको प्रोविजन बनाओ, इसको कंटिजेंट लाइबिलिटी का, कंटिजेंट लाइबिलिटी का प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन बनेगा, बुक्स में रिकॉर्ड होगा बट एज अ प्रोविजन। ये बुक्स में एडजस्ट होगा बट एज अ प्रोविजन। तो अमाउंट है 31,000 और चांसेस हैं 75%। दैट मीन्स इट इज पॉसिबल, प्रोबेबल, इट इज प्रोबेबल
and it would be recorded as provision. It would be recorded as provision of contingent liability. तो हम इसे एज अ प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। तो अब आप देखें, इसके बाद हमारे पास सबसे आखिरी इंफॉर्मेशन है, कह रहा है एन इम्पेयरमेंट लॉस। ये इम्पेयरमेंट लॉस कौन सा आईएएस था? इम्पेयरमेंट लॉस कौन सा आईएएस था? लेट मी आइडेंटिफाई, ये भी तो पता चले ना आप लोगों को कि क्या आईएएस रिकॉल हो रहे हैं आप लोगों को। ये कौन सा आईएएस था इम्पेयरमेंट लॉस? इम्पेयरमेंट वाला कौन सा आईएएस था? विच आईएएस कवर्स इम्पेयरमेंट? आईएएस 36, राइट, आईएएस 36, वेरी गुड। सर कह रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 4,000 relating to a delivery vehicle was yet to be accounted for. It is yet to be accounted for. इसका मतलब है कि एक इम्पेयरमेंट लॉस है, वो अभी तक हमने एडजस्ट नहीं किया हुआ, वो हमने अभी तक एडजस्ट नहीं किया हुआ, हमें उसको एडजस्ट करना है। $4,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है। लेकिन एक सवाल है आप लोगों से, इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, ये देख लीजिएगा सर, इम्पेयरमेंट लॉस के टाइम ये लिखा हुआ, ये देख लीजिएगा, इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट एंड शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट नेट बुक वैल्यू टू अराइव एट रिकवरेबल अमाउंट। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये इंपेयरमेंट लॉस किस नॉन करंट एसेट का हो रहा है? वो विच नॉन करंट एसेट? विच नॉन करंट एसेट? ये इंपेयरमेंट लॉस किसी नॉन करंट एसेट का हो रहा है। कौन से नॉन करंट एसेट का? सर डिलीवरी व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल। और आपको पता है डिलीवरी व्हीकल का ताल्लुक, डिलीवरी व्हीकल का ताल्लुक डिस्ट्रीब्यूशन से है। किससे है? डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका ताल्लुक एडमिन से नहीं है, एडमिन साइड से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, हाँ भाई, है बड़ा ठीक ठाक सवाल, क्या सारी इंफॉर्मेशन हमने सॉर्ट आउट कर ली? क्या हमने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली? क्या सारी इंफॉर्मेशन कवर हो गई? अब चल के देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे मांग क्या रहा है और इन तमाम इंफॉर्मेशन को हम एडजस्ट कैसे करेंगे। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, हमसे एग्जामिनर मांग रहा है कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, ओके, एग्जामिनर हमसे मांग रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल के दो और हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू निकाल के दो। फिर कह रहा है प्रिपेयर अ करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। ओके, करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट भी बना के देनी है, जो ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट है उसका करेक्ट वर्जन भी यहां बना के देना है। और आखिरी कोई थ्योरी सवाल है, चलो उसको लेटर ऑन देखेंगे, पहले वर्किंग करेंगे। पहले ए और बी पार्ट को अटैप करते हैं। नोट कर लो मार्क्स, जरा मार्क्स को नोट कर लो। 21 मार्क्स, हाँ भाई 21 मार्क्स। और ये याद पड़ता है मुझे कि दिस पेपर इज 20 एंड 33। अब मई जून या अक्टूबर नवंबर ये एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, बट दिस इज 2033, ये 20 है और अक्टूबर नवंबर है, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर 20, वेरिएंट 33 का क्वेश्चन है ये हमारा। तो अब आप नोट करो, इसका मतलब ये कि कोविड के बाद ये टेस्ट हुआ है, कोविड के बाद मई जून में तो पेपर नहीं हुए, तो अक्टूबर नवंबर में ये टेस्ट हुआ है। और ये 21 मार्क्स का तो सिंपल ये न्यूमेरिकल मौजूद है आपके सामने, 4 मार्क्स की कुछ थ्योरी भी है। आपसे मांग रहा है
इन्वेंट्री आपसे मांग रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और आपसे मांग रहा है करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। मैं आपके सामने, फोकस कीजिएगा, यहां पे इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। दिस इज पेज नंबर 93। फोकस कीजिएगा, दिस इज पेज नंबर 93, द क्वेश्चन ऑफ GHPLC। ठीक है ना, GHPLC का ये हमारा सवाल है। और इसके पार्ट ए में एग्जामिनर मांग रहा है हमसे करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ठीक हो गया, सबसे पहले मैं यहां पे इन्वेंट्री की वर्किंग करूंगा, नोट कीजिएगा, और फिर यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करूंगा। लेकिन अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है हमें वो भी डिस्कस करना है साथ साथ। अटेंशन रखिएगा बच्चों, गाइस फोकस रखिएगा, क्योंकि हमसे पार्ट ए में जहां वो इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स मांग रहा है, वहीं पार्ट बी में हमसे कह रहा है कि करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट भी बना के दो, करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। तो पार्ट बी में मैं यहां पर करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट की भी वर्किंग करूंगा। करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट के लिए फॉर्मेट तो मैं यही यूज करूंगा ना, यही फॉर्मेट तो यही रहेगा, वैल्यूज चेंज होंगी, फॉर्मेट तो यही रहेगा। तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, सबसे पहले रेवेन्यू, देखते जाइएगा देखते जाइएगा। और मुझे याद पड़ा है कि रेवेन्यू में एक एडजस्टमेंट है, मुझे याद पड़ा है रेवेन्यू में एक एडजस्टमेंट है। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर रेवेन्यू की भी वर्किंग करूंगा, यहां पर रेवेन्यू की वर्किंग करूंगा, जो भी एडजस्टमेंट है वो यहां करूंगा रेवेन्यू की। फिर रेवेन्यू में से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स की मुझे अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट B2 में और A2 में ऑलरेडी मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कर रहा हूं। पार्ट A2 में मैं ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कर रहा हूं, तो मुझे इसकी अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं रेवेन्यू की कर रहा हूं। तो यहां आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, आप नोट करें ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहां एक एरर हुआ हुआ था, यहां पर एक एरर हुआ हुआ था, वो कुछ अदर इनकम भी है, जिसको जीएचपीएलसी ने पहले नेट ऑफ कर दिया था। लेकिन हमें यहां पे शो करना पड़ेगा, ऐड अदर इनकम, ठीक हो गया ना। उसके बाद लेस, नोट कीजिएगा, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास दो आ जाते हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये नोट कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, पहले इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे हम। पहले इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो हम, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट क्रिएट एनी डिफरेंस। इस पे कोई पेनल्टी नहीं है, या ये कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लिखो या पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, इट कैन गो आइदर वेज। लेकिन सवाल में क्योंकि फॉर्मेट हम वही फॉलो करें, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं आपके सामने पहले डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा हूं। तो यहां देख तो लो जरा भाई, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी तो वर्किंग करनी पड़ेगी।
मुझे रेवेन्यू के बाद डिस्ट्रीब्यूशन पे भी वर्किंग करनी पड़ेगी, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी वर्किंग करनी है, क्योंकि वर्किंग तो ठीक ठाक मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ एरर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी कुछ एरर्स हैं। तो वर्किंग्स मैं यहां करूंगा, वैल्यूज यहां नीचे पेस्ट करता जाऊंगा, पोस्ट करता जाऊंगा, ट्रांसफर करता जाऊंगा। तो इसके बाद मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यह आ जाएगा मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर सीधा सीधा लेस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, तो मिल जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। और ये करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट होगी हमारी। तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक ठाक एडजस्टमेंट्स करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आती जाएंगी, साथ साथ वहां पर काम करते चले जाएंगे। नोट कीजिएगा सबसे पहले, अच्छा, गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइस आर देयर विद मी राइट नाउ। यस प्लीज, यस प्लीज, give me a thumbs up if you guys are there with me right now, so that I may start this answer. What about Alize, Daniel, Iman, Shayan? All right kids, all right, perfect. चलो स्टार्ट करते हैं। सर सवाल में हमें इन्वेंट्री बताई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें बताई है 78,000। हमें बताया है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 78,000। नोट कीजिएगा सर, इन्वेंट्री की वैल्यू है 78,000, फोकस कीजिएगा। अब अच्छा, इसके मार्क्स कितने हैं, मार्क्स भी जरा देखूं मैं। इट इज 4। अच्छा, इस पे मतलब प्रॉपर वर्किंग है, 4 नंबर है, प्रॉपर वर्किंग है, ये 2 हैं। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंटरी तो डायरेक्ट आ जाएगी, मसला नहीं है। परफेक्ट, ओके। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट हो रही है, सबसे पहली एडजस्टमेंट वो यहां पर है, वो यहां पर है। गुड्स बेचे 20,000 के, लेकिन अभी तक वो गुड्स बेचे नहीं है, वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं हुए, वो गुड्स अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। फोकस कीजिएगा, अटेंशन कीजिएगा, वो गुड्स अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है सेल्स में से भी हटाना पड़ेगा और इन्वेंट्री में ऐड अप करना पड़ेगा। ये गुड्स हमारे पास फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन ओनरशिप अभी भी हमारे पास ही है। तो क्या करेंगे, 8,000 इन्वेंट्री में ऐड अप करेंगे, 8,000 ऐड करेंगे। नोट कीजिएगा, ऐड गुड्स ऑन सेल रिटर्न बेसिस। सर ये वो गुड्स हैं जो कि सेल और रिटर्न बेसिस पे गए हुए हैं हमारे पास, ये वो गुड्स हैं जो कि सेल और रिटर्न बेसिस पे गए हुए हैं हमारे पास से। तो सर ये गुड्स हमारे पास से चले गए हैं, जा चुके हैं, लेकिन ओनरशिप अभी भी हमारे पास है। और इंक्लूडेड इन द सेल्स लिखा था, लिखा था इंक्लूडेड इन सेल्स। इसका मतलब बताऊं आपको, ये जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू, यहां भी वर्किंग करनी पड़ेगी इसकी। रेवेन्यू है 1980,000, 1980,000, ये देख लीजिएगा, रेवेन्यू है 1980,000। इसमें से ये 20,000 की सेल्स हटानी पड़ेंगी, इसमें से ये 20,000 की सेल्स हटानी पड़ेंगी, इंक्लूडेड इन सेल्स। सेल्स में ये इंक्लूडेड थी 20,000 वैल्यू, लेकिन ये गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं हुए। तो जब ये गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं हुए हैं अब तक, तो इसे इन्वेंट्री, इसे सेल्स में लिखेंगे ही क्यों। सो आई होप दैट यू गाइज हैव गॉट दिस पार्ट। आप लोगों को, मुझे मुझे उम्मीद है, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि सर ये गुड्स जब तक एक्सेप्ट ही नहीं हुए तो हम इसे सेल्स में लिखेंगे ही नहीं। तो हम इसे सेल्स में से हटाएंगे, एनआरवी हटाएंगे सेल्स में से, क्योंकि इनवॉइस तो 20,000 की हुई हुई थी, लेकिन इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड होगी हमारे पास वो 8,000 से रिकॉर्ड होगी। इन्वेंट्री 8,000 से रिकॉर्ड होगी क्योंकि उसकी कॉस्ट 8,000 थी। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ गुड्स हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट थी 27,000, लेकिन अब उसकी एनआरवी है 14,100।
तो हम इसे एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। एनआरवी कम है कॉस्ट से, नोट कीजिएगा कितनी कम है, डिफरेंस ले लेंगे 27,000 -14,100। तो सर इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है 12,900 से, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है और ये इंक्लूडेड है क्लोजिंग इन्वेंट्री में, दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम करेंगे, लेस लेस डैमेज्ड इन्वेंट्री, डैमेज्ड इन्वेंट्री। अच्छा अब आप समझो, आप इसको डैमेज इन्वेंट्री लिखो, एनआरवी लिखो, गुड्स डैमेज लिखो, एडजस्टमेंट फॉर एनआरवी लिखो, ये एग्जामिनर के लिए मीनिंगलेस है। लेकिन एग्जामिनर 4 नंबर दे रहा है ना, 4 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। तो एग्जामिनर वांटेड टू सी कि आप एडजस्टमेंट जो कर रहे हो वो किस चीज की कर रहे हो, सिर्फ वैल्यू नहीं, ओनली जस्ट वैल्यू नहीं, सिर्फ वैल्यू लिख के काम नहीं चलेगा, आपको बाकायदा बताना पड़ेगा कि आप यहां एडजस्टमेंट किस चीज की कर रहे हैं। तो ये देखें 12,900 डैमेज इन्वेंट्री से हमारी इन्वेंट्री कम हो रही है, राइट। अब आप नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, सर हमारे पास फिर कह रहा है ये इंपोर्ट ड्यूटीज है 30,000 की, ये परचेजेस में का पार्ट परचेजेस के साथ ऐड होनी चाहिए, और इसमें 3,500 क्लोजिंग इन्वेंट्री को बिलोंग करता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 3,500 से इंक्रीज हो रही है, एड इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज। तो सर टोटल इंपोर्ट ड्यूटी तो 30,000 है, टोटल इंपोर्ट ड्यूटी 30,000 है, जो कि इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेंगे, जो कि इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाएंगे। लेकिन उस 30,000 में से अभी सारे गुड्स हमने नहीं बेचे हैं, कुछ गुड्स अभी भी हमारे पास बिजनेस में मौजूद हैं, उन पे हमने $3,500 की ड्यूटी पे की थी, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे। आगे देखिएगा, ये इससे इन्वेंट्री का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे इन्वेंट्री का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री की तमाम वर्किंग यहां पर हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। नोट कीजिएगा, आपके सामने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास, थैंक यू उमर, 76,600, 76,600 करेक्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये देख लीजिए, ये आ गई हमारे पास करेक्टेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम चलते हैं पार्ट A2 की तरफ, जहां हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करनी है। और अब आपको बताऊं, अब आपके सामने देखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स की इतनी आसान वर्किंग है। पता है क्या करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये इक्वेशन बनानी है, बस अब ये इक्वेशन बनानी है। ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है 85,000, और उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री सिंपल अवेलेबल है 85,000, राइट। परचेजेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास, हमें परचेजेस भी सिंपल प्रोवाइड की गई हैं 1317,000, 1317,000, इंपोर्ट ड्यूटी 30,000,
इंपोर्ट ड्यूटी 30,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां से कैरी फॉरवर्ड होगी 76,600। तो अब आप देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 85,000 प्लस 1317 प्लस 30 माइनस 76,600 1355400। ऑल राइट, थैंक यू उमर बेटा। 1355400 सर, ये आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। मुझे ये बताएं क्या पार्ट ए क्लियर हो गया? यस प्लीज, जल्दी से बताइएगा। क्या पार्ट ए क्लियर हो गया? क्या पार्ट ए में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्या पार्ट ए में कोई सवाल तो नहीं? इज देयर एनी क्वेश्चन पार्ट ए में? हाँ हरीम, हरीम का सवाल है, इजंट 3500 इंपोर्ट ड्यूटीज ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल 30,000 इंपोर्ट ड्यूटीज? यस दे आर, बट दे हैवंट बिकम सेल्स yet। वो गुड्स अभी तक हमने बेचे ही नहीं है, तो उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इंपोर्ट ड्यूटीज में तो ऐड कर रहे हैं, उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी ऐड करेंगे, ताकि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़े और वो एडजस्ट हो जाए। क्योंकि वो इंपोर्ट ड्यूटी अब तक हमारे बिजनेस की कॉस्ट नहीं हुई है, क्योंकि वो गुड्स ही नहीं बेचे हमने अभी तक। हमने सामान मंगा तो लिया है, इंपोर्ट ड्यूटी पे भी कर दी है, लेकिन वो उसमें से कुछ सामान अभी तक हमारे पास मौजूद है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो कुछ बेचे ही नहीं है जब तक, अभी तक हमने, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी क्यों काउंट करें हम? समझ आई ये बात? तो ऐसा नहीं है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी में से हटाएंगे, नहीं नहीं नहीं। हम इंपोर्ट ड्यूटी तो शो करेंगे पूरी, हम उस पोर्शन को क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी पार्ट बनाएंगे। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ये बात समझ आई कि इंपोर्ट ड्यूटी में भी रिकॉर्ड करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी रिकॉर्ड करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब आपके सामने 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 हैंड टू हैंड इस पार्ट बी को भी अटैम्प्ट करते हुए चले जाते हैं। जहां जहां जो जो वर्किंग हमारी होती चली जाएगी, हम उसको पूरा करते जाएंगे। तो नोट कीजिएगा, रेवेन्यू में इसके अलावा, रेवेन्यू में उसके अलावा कोई वर्किंग नहीं है हमारी। रेवेन्यू में उसके अलावा कोई वर्किंग नहीं है हमारी, जो वर्किंग हम ऑलरेडी यहां पर कर चुके हैं। तो 1980,000 माइनस 20,000, 1960,000, 1960,000। नोट कीजिएगा, मैं आपके सामने रेवेन्यू यहां पे लिख रहा हूं 1960,000। ठीक हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहां पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1355,400, 1355,400। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। तो सर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 604,600, 604,600। इसके बाद एक अदद अदर इनकम थी यहां पर 6,300। ये एडअप कराएंगे 6,300। तो अब हमारे पास जो टोटल इनकम आ गई, वो आ गई 610,900 की एज ऑफ राइट नाउ। अब हमें काम करना है, जो मेन काम है, क्रूशल काम है सर, वो है डिस्ट्रीब्यूशन पे और एडमिनिस्ट्रेटिव पे। जो क्रूशल काम है वो है सर डिस्ट्रीब्यूशन पे और एडमिनिस्ट्रेटिव पे। फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। सर सबसे पहले यहां पे काम करूंगा आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन पे। सबसे पहले आपके सामने काम करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। नोट कीजिएगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू हमारे पास 186,500, 186,500।
500, 186,500। देखते जाइएगा, नोट कीजिएगा। इसमें से सबसे पहले तो वो कह रहा है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी थी 30,000 की, जो गलती से डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दी गई थी। ये इंपोर्ट ड्यूटी थी 30,000 की, जो कि गलती से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में डाल दी गई थी। इसे डिस्ट्रीब्यूशन से हटाएंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन से हटाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कम हो जाएगी। ये लीजिए, 186,500 में से सबसे पहले 30,000 इंपोर्ट ड्यूटी हटाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है एक्सपोर्ट ड्यूटीज 7,200, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में जानी चाहिए थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में जानी चाहिए थी, वो एडमिन में चली गई है, एडमिन में डाल दी गई है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करेंगे और एडमिन से माइनस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड कराएंगे और एडमिन से माइनस करेंगे, तो एडमिन की भी वर्किंग आपके सामने सामने करूंगा। एडमिन है 391,000, एडमिन एक्सपेंस है 391,000। नोट कीजिएगा, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी 7,200 इंक्लूडेड है एडमिन में। एडमिन से हटाएंगे 7,200, एडमिन से हटाएंगे 7,200 और डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड कराएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड कराएंगे। तो ये हो गई हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सक्लूड कर दी हमने यहां पे, और एक्सपोर्ट ड्यूटी। या एक काम और भी करता हूं, एक काम और भी करता हूं, ये लीजिए, आप क्रॉस चेक भी कर सकेंगे, आपके लिए आसानी रहेगी। यहां लिख देता हूं, ये लीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, या लिख दिया आपके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी, ताकि आप इसको आराम से क्रॉस चेक कर सकें, पता हो आपको कि यार ये वर्किंग यहां पर हम कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी की वर्किंग हो गई। इज दिस राइट? ठीक हो गया। अब आप नोट करो, फोकस कीजिएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना है। ये डिलीवरी व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। 4,000 हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, हम ये 4,000 एड ऑन कराएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, लिखेंगे यहां पर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट। सर अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की सारी वर्किंग रेडी हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन में अब हमारे पास कोई वर्किंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। वी आर डन विद द डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसको एडजस्ट कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन से, हमने इसको भी एडजस्ट कर दिया एडमिन से और डिस्ट्रीब्यूशन से, और हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन में एडजस्ट कर दिया। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी 167,700। वेरी गुड, 167,700। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई 167,700। देख लीजिए, ठीक है। अब हमें काम करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के ऊपर। लास्ट पार्ट है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के ऊपर काम करना है। नोट कीजिएगा, सर एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने इसको तो एडजस्ट कर दिया, यहां तक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कवर्ड है, यहां तक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कवर्ड है, और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई भी चीज नहीं आ रही। ना यहां पर हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव की चीज है, ना यहां कोई एडमिनिस्ट्रेटिव की चीज है हमारे पास, ना यहां, ना यहां, ना यहां, ना यहां। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव की पहली वर्किंग थी, अब आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव की दूसरी वर्किंग, और ये है आप लोगों के लिए सबसे क्रूशियल वर्किंग। मैं काम करने जा रहा हूं, मैं आपके सामने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव की, जैसे ये समरी है ना, ये वर्किंग सामने, ये लिस्ट बनाने जा रहा हूं। फिर इनमें भी जो वर्किंग होगी वो आपके सामने मैं नीचे करता चले जाऊंगा। तो फोकस रखिएगा इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर और डाउटफुल डेट्स के ऊपर।
आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर और डाउटफुल डेट्स के ऊपर। आप सबको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कंफर्म मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, अटेंशन दीजिएगा। ऑलराइट, फोकस कीजिएगा गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ, एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे भी वर्किंग करनी है। अभी तक हमने क्लोजिंग प्रोविजन तो निकाला ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कि यहां पर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आएगा, पीएफडीडी, ठीक है ना। और अदर इनकम की भी एडजस्टमेंट होगी, अदर इनकम, अदर इनकम की भी एडजस्टमेंट होगी। और अदर इनकम तो सीधे सीधे, अदर इनकम वाला तो सीधा सीधा एडअप करेंगे, क्योंकि ये नेट ऑफ हुआ हुआ था, तो एडमिन एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ था हमारा। एडमिन एक्सपेंस हमारा नेट ऑफ हुआ हुआ था, ये लिखा हुआ है बीन नेटेड ऑफ, नेट ऑफ हुआ हुआ था। तो एडमिन एक्सपेंस कम हुआ हुआ था, उसको बढ़ाएंगे 6300 से। और आखिरी में यहां वो लीगल केस जो हुआ था, केस, उसका 31,000 का प्रोविजन भी तो बनाएंगे, प्रोविजन लीगल केस का, और वो भी ऐड होगा 31,000 से। अच्छा, क्यों ऐड होगा 31,000 से? क्योंकि सर हमने ये पढ़ा है कि अगर चांसेस प्रोबेबल हो, हमने ये पढ़ा है कि अगर चांसेस प्रोबेबल हो तो आप उसको एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे, और प्रोविजन का मतलब है एक्सपेंस, एक्सपेंस में भी जाएगा और उसमें से भी लाइबिलिटी में भी जाएगा। अब आप फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, आपको यहां पर एक ही वर्किंग करनी है, मेन वर्किंग है, वो है पीएफडीडी की। सर वो है आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जो वर्किंग है वो कैसे होगी, यहां पर आपके सामने कर रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल्स, गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइज आर देयर विद मी राइट नाउ, और सुन रहे हो, क्योंकि ये बहुत क्रूशल पार्ट है गाइज, ये बहुत क्रूशल पार्ट है। दिस हैज टू बी द मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, ऑफ योर ए टू कॉन्सेप्ट। आपके ए टू के कॉन्सेप्ट्स में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है ट्रेड रिसीवेबल का। आइए इस पे वर्किंग करते हैं, गौर से देखिएगा। एग्जामिनर ने हमें यह बताया था कि अभी जो ड्राफ्ट एसओएफपी में वैल्यू मौजूद है, ड्राफ्ट एसओएफपी में वो है 194,000, लेकिन वो माइनस हुआ हुआ है ओपनिंग प्रोविजन 6,000। अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो क्या कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा ये 200,000 माइनस 6,000, तो ड्राफ्ट में लिखा हुआ 194,000। इज दिस राइट? मुझे बताओ, इज दिस राइट? क्या ये कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ होगा? ड्राफ्ट एसओएफपी में कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ होगा? बिल्कुल ठीक है सर, एब्सोल्युटली राइट। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रॉब्लम ये है कि दिस वैल्यू इज रॉन्ग, दिस वैल्यू इज रॉन्ग, क्योंकि ये तो ओपनिंग पीएफडीडी है। ये रॉन्ग है क्योंकि ये तो ओपनिंग पीएफडीडी है। हम तो यहां हमेशा क्लोजिंग पीएफडीडी माइनस करते हैं, क्लोजिंग पीएफडीडी निकालना पड़ेगा। लेकिन आप स्टूडेंट्स एक चीज मिस कर जाओगे, गारंटीड, 101% फॉर श्योर। आप यहां एक चीज मिस करोगे। आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, क्लोजिंग प्रोविजन तो दिया हुआ है हमें ऑलरेडी। ये रहा सर, ये रहा सर, क्लोजिंग प्रोविजन तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, 5% बोला हुआ है उसने, क्लोजिंग प्रोविजन है 5%। तो बस सर 2 लाख का 5% निकाल लें। नहीं, गलत। क्लोजिंग प्रोविजन 2 लाख पे नहीं निकलेगा, क्लोजिंग प्रोविजन 200,000 पे नहीं निकलेगा। फोकस कीजिएगा, 200,000 में
200,000 में वो 20,000 की इनवॉइस भी तो है, जो कि कस्टमर ने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं की है। इंक्लूडेड इन सेल्स वर गुड्स विच हैड बीन इनवॉइस टू अ कस्टमर ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। क्रेडिट सेल्स, ये क्रेडिट सेल्स थी। इसकी डबल एंट्री बनी थी, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। इसकी डबल एंट्री बनी थी, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो भाई जब सेल्स में से इसको हटाया है तो ट्रेड रिसीवेबल में भी से तो हटाना पड़ेगा। जब हमने इसे सेल्स में से हटाया ना, हमने इसे रेवेन्यू में से रिमूव किया, क्योंकि ये गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं हुए, तो इसे ट्रेड रिसीवेबल से भी तो हटाएंगे। अब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आ गई 180,000। 180,000, इस पे लगेगा 5%। इस पे लगेगा 5%। 9,000। 9,000 आया क्लोजिंग पीएफडीडी। 9,000 आया क्लोजिंग प्रोविजन। 6,000 था हमारा ओपनिंग प्रोविजन। तो बताओ प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? और कितने से इंक्रीज हो रहा है? सर 3,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो क्या एडमिन एक्सपेंस बढ़ेंगे? यस सर। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ेंगे? यस सर। ये डिफरेंस सीधा ले जाके यहां लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वर्किंग डन। वी आर डन विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर्किंग। क्या वैल्यू आई? 424,100। 424,000। 424,100। ये दोनों मिला के बता दो, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हो गए हमारे पास? 167,700 प्लस 424,100, 591,800। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमारे पास 19,100, राइट? 19,100, इज दिस राइट? यही है हमारे पास 19,100। 19,100 ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फोकस कीजिएगा, 19,100 ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 19,100 ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 49,000 माइनस करेंगे 49,000। अरे भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर की जगह लॉस फॉर द ईयर आ गया। लॉस फॉर द ईयर, ये लॉस कितना आ गया हमारे पास? 29,900। 29,900 ये लीजिए सर, दिस इज डन। अब आखिरी पार्ट हमारा जो इस सवाल का रह गया, बहुत छोटी सी थ्योरी है। कह रहा है एक्सप्लेन how your treatment of item 8 would be different if there was a 25% possibility of the company losing the case। तो सर अगर ये 25% होता तो ये पॉसिबल होता, और पॉसिबल को हम नोट्स में डिस्क्लोज करते, हम इसे अपनी बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा, IAS 37 कह रहा है कि अगर 6 to 50 के बीच 25% होता तो चांस होता पॉसिबल, टर्म होता पॉसिबल, और कंटेंजेंट लाइबिलिटी को हम नोट्स में डिस्क्लोज करते, हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो इससे होता क्या? एक्सप्लेन हाउ योर ट्रीटमेंट, एक्सप्लेन करना है। तो if there was a 25% possibility of company losing the case, then the chances would be possible. Then the chance would be possible. And possible contingent liability, ये पूरा नाम है इसका, possible contingent liability is always disclosed through notes. It would not have been recorded in the books. Thus,
Administrative expenses have been lower down, have been down by 31,000. ये हमारी ये हमारा स्टेटमेंट होता. मुझे बताएं, इस दिस क्लियर? यस सर.